हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू जूलॉजी क्रॉनिकल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? तो हमने देखा था उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स में जो मेम्ब्रेन थी, वहां पर F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट थे। वो क्या कर रहे थे? वो कर रहे थे एटीपी का सिंथेसिस, है ना। तो अब एटीपी का वो सिंथेसिस कर रहे हैं, तो इस इट मींस एटीपी किस लिए सिंथेसाइज हो रही है? तो एटीपी इसलिए सिंथेसाइज हो रही है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए बॉडी के अंदर। और एटीपी को कहा जाता है करेंसी ऑफ एनर्जी। एनर्जी की करेंसी कहा जाता है, यानी इसी से एनर्जी मिलती है। जैसे ही एटीपी ब्रेक करती है एडीपी प्लस एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के अंदर, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। तो अल्टीमेटली ये क्या है? एक एनर्जी का सोर्स है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन को, ताकि आपको समझ में आए कि माइटोकॉन्ड्रिया तक एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है और किस टाइप से रेस्पिरेशन सेल करती है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? एटीपी का सिंथेसिस होता है। और एक रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं, ऑटोट्रॉप्स करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है किसी भी फूड मटेरियल का फॉर्मेशन। ऑफ फूड मटेरियल से ही हमें फर्दर एनर्जी मिलेगी रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो फूड मटेरियल का प्रोडक्शन तो फोटोसिंथेसिस के अंदर होता है। और जब भी हम उसकी बात करें एनर्जी की, तो वो उसका सिंथेसिस किसके अंदर होता है? वो होता है सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर। ठीक है, अब मतलब क्या है कि सेल रेस्पायर करेगी तो क्या करेगी कि जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी एटीपी के सिंथेसिस के लिए ही जो ब्रेकडाउन होता है फूड मटेरियल का। फूड मटेरियल किसके रिलेटेड, यानी क्या फूड मटेरियल हो सकता है? ग्लूकोज इज द अल्टीमेट फूड मटेरियल। यानी चाहे वो कोई भी पॉलीसैकेराइड हो, वो अल्टीमेटली ब्रेक करके किसके अंदर आएगा? वो आएगा ग्लूकोज के अंदर। और ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ही हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो ग्लूकोज के फर्दर जो रिएक्शंस होती हैं उसके थ्रू, यानी सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू, सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू क्या होती है? हमें क्या मिलती है? एनर्जी करेंसी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी करेंसी। जो किसकी फॉर्म में होती है? वो होती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, यानी अल्टीमेटली अगर हमें कोई भी रिएक्शन करनी है तो उसके लिए, कई रिएक्शंस के लिए क्या किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एटीपी की। और वो एटीपी कहाँ से आएगी? वो आएगी फूड मटेरियल जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर है। अब फूड मटेरियल ग्लूकोज की फॉर्म में तो स्टोर है, तो उसकी अब पूरी प्रोसेस क्या होती है, आज उसको हम रेस्पायरेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रेस्पायरेशन करने के लिए रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। को क्या होते हैं रेस्पायरेटरी सब्सटेंस? कंपाउंड दैट ऑक्सीडाइज्ड। हमने कल एक टर्म का यूज किया था, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मींस, फॉस्फोराइलेशन का मींस क्या होता है? जैसे एडीपी में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ के एटीपी बना रहा है, तो इसको फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। और ऑक्सीडेटिव क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा किसी ना किसी मॉलिक्यूल का, इसलिए हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट किसे बताते हैं? हम बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ये भी एक फंक्शन हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की साइट है। ठीक है, अब सेलुलर रेस्पायरेशन की बात कर लेते हैं, तो इसके कई सारे टाइप होते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन को अगर हम रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के बिहाफ पे क्लासिफाई करें, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है? जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एक साइड में, यानी एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल प्लस दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करके कोई भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बिहाफ पे दो पार्ट्स के होते हैं, है ना। दो पार्ट्स की रेस्पिरेशन होती है, एक तो होती है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एक होती है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, मैं सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूँ, सेल लेवल पे। ओके,
तो सेल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स आर ऑक्सीडाइज्ड इनसाइड द सेल। कार्बोहाइड्रेट और फैट का ऑक्सीडेशन होता है, जबकि प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर। ठीक है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर फ्लोटिंग इंक्लूजन ऑफ सेल, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं वो फ्लोटिंग इंक्लूजन होते हैं किसी भी सेल के, है ना। तो आप सेल का कोई भी फ्लोटिंग इंक्लूजन की बात करेंगे, जैसे फ्लोट करके हैं मॉलिक्यूल जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो कौन से, कार्बोहाइड्रेट और फैट। वहीं प्रोटीन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लाज्म का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। वैसे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कहाँ होगी, हमारे साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होगी, और ये कहाँ होगी, प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। ओके, तो ये इस तरीके से हमें याद रखना है। दो टाइप के, तो ये किसके बेसिस पे थे, ये थे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे। दूसरी चीज एक यहाँ लिखी हुई है, स्टार्व्ड सेल कंडीशन, यानी जब भी स्टार्व सेल कंडीशन होगी तब ही प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होगा। यानी नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होगा, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होगा। कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी हमें। फैट का डाइजेशन होगा नॉर्मल कंडीशन में, फैट और ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। वहीं अगर स्टार्व्ड सेल है, यानी अभी अगर हम जैसे क्या करते हैं, कई बार फास्ट रख लेते हैं, फास्ट में क्या होता है कि हम फैट को बर्न करने की कोशिश करते हैं वैसे, है ना। और कई लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, है ना। जो अनशन वाले लोग होते हैं उन वो कई दिनों में क्या हो जाता है, ढेर होने लग जाते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, स्टार्विंग कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो जाए। प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर ये इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक टाइम के बाद डेथ हो सकती है। तो इस वजह से लास्ट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे जो जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, उसको दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। कौन सी, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जो कि O2 की प्रेजेंस में होता है ना। यानी ऑक्सीजन जब भी प्रेजेंट होगा तब जाके एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होगा, जब O2 जो है एब्सेंस होगा, एब्सेंस ऑफ O2 की कंडीशन में। ओके, अब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं कि दिस अकाउंट्स फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी इसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑफ फूड ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O। यानी ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O6, है ना। तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, वो होता है CO2 और H2O मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट अल्टीमेटली। ठीक है, और साथ में क्या होता है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी को अल्टीमेटली हम किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ATP के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यानी इट मींस ग्लूकोज क्या है, अब ग्लूकोज के अंदर तो क्या है, एन कोई भी ग्लूकोज जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ग्लूकोज है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो अब यहाँ पे इसका कन्वर्जन हो रहा है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी CO2 और H2O के अंदर। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर C और H आ जाता है उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं अपन, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब इसका जो कन्वर्जन है CO2 और H2O के अंदर, तो इसको इनऑर्गेनिक के अंदर कन्वर्ट होता है। वहीं अगर बात कर ले एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, तो इसके अंदर पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। यानी ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज या तो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड के अंदर या फिर कन्वर्ट होगा इथेनॉल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कन्वर्ट होगा, या तो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा या किसके अंदर कन्वर्ट होगा, इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होगा।
है ना। और साथ में क्या निकलेगी, CO2। यहाँ पे O2 नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है तो वाटर नहीं रिलीज होगा, यानी H2O रिलीज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग हम मूव करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इंटरमोलिकुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी दो मॉलिक्यूल जो है वो उनके उनकी वजह से यहाँ पे रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, जबकि इंट्रामोलिकुलर रेस्पिरेशन एनारोबिक के अंदर होता है। रीजन अब मैं बता देता हूँ कि जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसी के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसके लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट होगी, ग्लूकोज के कन्वर्जन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट हो रही है हमें O2 की, हमें रिक्वायरमेंट हो रही है कुछ H2O की, तो O2 और H2O की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है कि इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर, इंटर का मीन्स होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, और इंट्रा का मीन्स होता है उसी मॉलिक्यूल के अंदर। जैसे ग्लूकोज है तो सिर्फ ग्लूकोज की वजह से कोई भी एनर्जी मिल रही है तो इस वजह से इसको इंट्रामोलिकुलर बोला, किसको, एनारोबिक को। किसकी एब्सेंस में होता है, O2 की एब्सेंस में होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार लगा लेना, क्या कि 36 और 38 मॉलिक्यूल ऑफ ATP गेन फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अब ये 36 और 38 ATP मॉलिक्यूल कहाँ से आए, कैसे आए, वो सारी हम फर्दर प्रोसेस के अंदर देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। ओके, साथ में एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सिर्फ 2 ATP फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज आउट होती है। तो अब इनकी जो कैलकुलेशन है ना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको बिल्कुल मुंह पे रट जाए। तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे अपन कि ग्लाइकोलाइसिस में कितना होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, ETS है। तो इनके अंदर क्या कितने कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं ATP के, NAD के, या फिर ऐसे जो भी और भी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसकी हेल्प से ATP यानी करेंसी ऑफ एनर्जी कितनी बनती है, तो उसके बारे में आपको याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नीट में पूछे जाते हैं, नेट में पूछे जाते हैं, और कई सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है CUET के अंदर भी ये पूछ लिए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, कि किस टाइप से इसकी कैलकुलेशन प्लस कैलकुलेशन में कितनी ATP है पर रिएक्शंस, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे आगे के अंदर, ठीक है। NADH is oxidized to NAD plus vigorously, यानी NADH जो है इस रिएक्शन के अंदर NAD प्लस के अंदर ऑक्सीडाइज होता है, और इसी ऑक्सीडेशन की वजह से कुछ ATP भी बनती है। ये किस लिए, ये कंटिन्यूसली विगरसली ऑक्सीडाइज होता है, जबकि यहाँ पर जो NADH है वो स्लोली ऑक्सीडाइज होता है, इस वजह से इसके अंदर कम एनर्जी बनती है। ओके, उसके बाद O2 remove hydrogen from the system and act as the final hydrogen acceptor, यानी O2 जो है ना, ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन को अपने सिस्टम से रिमूव करके वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बनता है, जबकि यहाँ पर O2 ही नहीं है। अब O2 नहीं है तो इसकी जगह कोई और हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि एसिटाल्डिहाइड, जब एसिटाल्डिहाइड तो कब एक्ट करता है, एसिटाल्डिहाइड तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर तब बनता है जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, है ना। और पायरूवेट कब बनता है, जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो। तो यानी दो प्रोसेस होती हैं, अभी से याद कर लो। एनारोबिक के अंदर 2 प्रोसेसेस होती हैं, कौन कौन सी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, और एरोबिक के अंदर कई सारी रिएक्शंस देखने को मिलती है, जिसमें अल्टीमेटली प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पर रिएक्शन से हम समझ लेते हैं। तो C6H12O6 मॉलिक्यूल के साथ में 6O2 प्लस 6H2O मॉलिक्यूल आपस में बाइंड कर रहे हैं। अब क्या होगा कि बाइंड करने के बाद में यहाँ पे 6CO2 बनेगा और 12H2O बनेगा। कोई पूछ ले कि हाइड्रोजन जो है वो, प्रोटॉन जो है वो कहाँ गया, तो प्रोटॉन कहाँ गया कि O2 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा पूछने वाली लाइन है कि O2 अल्टीमेटली क्या हुआ कि O2 जो है वो कन्वर्ट हो गया H2O के अंदर, क्योंकि उसने H+ आयन गेन कर लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग कि इसके अंदर 2 रिएक्शंस देखने को मिलती है। मैंने 2
चीज़ें बताई थी कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एसिटाल्डिहाइड फर्मेंटेशन देखने को मिलता है एनारोबिक के अंदर। तो अब दो रिएक्शंस कौन सी हुई, जैसे ये ग्लूकोज C6H12O6 अगेन वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। C3H2CH2OH आप लिख लो यहाँ पे इथेनॉल, तो इसके अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। और अब ये कन्वर्ट किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर हो रहा है, यानी ये कौन सी रिएक्शन हो गई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अंदर CO2 रिलीज आउट होती है, यानी CO2 मॉलिक्यूल प्लस यहाँ पे 59 किलो कैलोरी के अप्रोक्सीमेटली एनर्जी रिलीज होती है। ओके और इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि अगर ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए गया, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा C3H6O3 प्लस साथ में यहाँ पर 59 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी रिलीज आउट होगी। यहाँ पर CO2 रिलीज नहीं हो रही है, इसको याद रखना है। ओके अब आप कितना भी इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर लो, आपको अल्टीमेटली वही चीज़ें आएगी। जैसे क्या कि अब आपने बोला कि कितनी कैलकुलेटेड, यहाँ तो C6 है, यहाँ भी C6 है ना, तो कार्बन मॉलिक्यूल को देख लो कि 2 इसके कार्बन, तो इथेनॉल के अंदर कितने हो गए C2, तो 2 इंटू 2 टोटल मॉलिक्यूल कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो कितने हो गए 4 कार्बन प्लस 2 CO2, यहाँ पर 2 CO2 में कितने कार्बन, 2 कार्बन। ओके तो 2 प्लस 4 कितने हो गए 6, तो 6 से। ओके अगर इधर देखें हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर, तो 6 कार्बन पहले ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट थे। अब ग्लूकोज के बाद जैसे ही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ तो कितने हुए, C3 होता है यहाँ पे, तो C3 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 इंटू C3, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स बने इसके, तो इसलिए 2 इंटू C3 6 कार्बन अगेन है यहाँ पे। ठीक है नेक्स्ट, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, जैसा टर्म बता रहा है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स लाइस करना, या लाइसिस यानी कट डाउन करना, है ना, किसी चीज़ को कट डाउन करेंगे या फिर हम उसका लाइसिस करना, इसको एक सिमिलर वर्ड बोलो, या फिर इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट लाइन है और ज़्यादा पूछे जाने वाला है, स्टार लगाएंगे, EMP पाथवे, है ना। तो EMP पाथवे क्यों बोला, क्योंकि इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले देखा था, वो उसका नाम था गुत्सॉब और एम्बिडेन, और गुत्सॉब एम्बिडेन के नाम से तो E चुराया। ठीक है बैक जो सरनेम है उससे, ओटो मेयरहॉफ, ओटो नहीं है ये, ओटो है, ओ है ना, और इससे चुराया हमने M। फिर है जे पैरनेस से हमने P चुराया, यानी सबके निकनेम ले लिए और उसको कंबाइन कर लिया, EMP पाथवे। ठीक है EMP पाथवे का मीन समझ में आ गया होगा। ठीक है आपको पूछ ले कोई साइंटिस्ट कौन थे, तो इजीली आप EMP लगा सकते हैं, आपकी जो ट्रिक है उसको। ठीक है जो EMP पाथवे या ग्लाइकोलाइटिक पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस जो है उसके अंदर अब क्या क्या होता है वो देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन है, अगेन किसकी रिक्वायरमेंट होगी, O2 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है अब स्टार्ट करते हैं। टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑल लिविंग सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कि ये सारी की सारी लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, है ना। और उनकी जो जनरल रिएक्शन है ना, जितनी भी जनरल रिएक्शन है वो सारी की सारी सिमिलर टाइप की होती है ना। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, जो बाकी जनरल रिएक्शन कैसी होती है, सिमिलर टाइप की होती है, आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है कॉमन पाथवे, अब इसको कॉमन पाथवे क्यों बोला, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के अंदर ही देखने को मिलती है, यानी या तो एरोबिक भी हो या एनारोबिक हो, दोनों के अंदर क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगी ही होगी। उसके बाद 10 केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर होती हैं, कंटिन्यूटी में 10 केमिकल रिएक्शन होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 केमिकल रिएक्शन गिनवाऊंगा मैं पूरी की पूरी, तो 10 केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होगी। 1 थर्ड फर्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन और 10th रिएक्शन जो है वो इर्रिवर्सिबल है। किसके रेस्पेक्ट में, दोबारा इसको अंडरलाइन कर लेना कि किसके रेस्पेक्ट में, काइनेज की एक्टिविटी के रेस्पेक्ट में। यानी
यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है काइनेज, ठीक है। काइनेज का काम क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को इंक्रीज आउट करना, जल्दी से क्विक करवाना। ये जो काइनेज की एक्टिविटी है ना, इसकी वजह से ही इर्रिवर्सिबल है रिएक्शन, ध्यान रखना, है ना। वैसे इर्रिवर्सिबल और भी है, बट काइनेज एक्टिविटी की वजह से इर्रिवर्सिबल कौन कौन सी है, फर्स्ट है, थर्ड है और 10th रिएक्शन है। अब बताऊंगा कौन सी फर्स्ट, थर्ड और 10th रिएक्शन होती है। इसको अभी के लिए आप याद करना चाहो तो कर लो, वरना यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो। एक और चीज, नो O2 कंज्यूम, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कोई भी O2 कंज्यूम नहीं होता है, कोई भी CO2 रिलीज नहीं होती है। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर होगी ATP यानी एनर्जी करेंसी का फॉर्मेशन, इसके अंदर NAD का फॉर्मेशन होगा, है ना, NADH2 का। तो अब क्या है, इसके कुछ चीजें हैं जो पहले ही याद कर लेते हैं कि इसके इनहिबिटर्स देख लो, ठीक है। इनहिबिटर्स कौन से हैं, आयोडो एसिटेट है, तो एडो एसिटेट, फ्लोराइड्स और आर्सेनेट, ये किस क्या है, इसके इनहिबिटर्स हैं। कई इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो कि इस पाथवे को रोकने का काम करते हैं। इनहिबिटर का मीन जो पाथवे को रोक देते हैं, ठीक है। तो वो इनहिबिटर आयोडो एसिटेट है और फ्लोराइड्स हैं कई सारे और आर्सेनेट है, ठीक है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, अभी थोड़ी देर पहले देखा, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट 2 ATP बनेगी इन द ग्लाइकोलाइसिस, लिख देना यहाँ पे, कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या, सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस की बात हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बोला गया है। और ग्रॉस 4 ATP, अब ग्रॉस का मीन्स तो क्या होता है, जैसे तुम्हारी इनकम है, कोई तुम जैसे माना कि कमाने लग गए, तो तुम्हारी इनकम जो है ना वो क्या होगी, तुम्हारी ग्रॉस इनकम। और जो टैक्स हो रहे हैं ना, तो उसके बाद टैक्स कटने के बाद जो इनकम आएगी आपके, वो होगी आपकी नेट इनकम, ठीक है। तो अब नेट इनकम और ग्रॉस इनकम से आप इसको करेंसी, सेम करेंसी है समझ लो, आपको माना कि 4 रुपए मिल रहे हैं, उनमें से आपके 2 रुपए कट गए पहले से ही टैक्स में, तो बचे कितने, 2 रुपीज, तो वो आपकी नेट इनकम हुई। तो नेट गेन क्या हो गया, 2 ATPs का, किसके अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे के अंदर, ठीक है। मेटाबॉलिक फेट ऑफ पाइरुवेट डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ O2। अब क्या है पाइरुवेट, ये आगे हुआ कि ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज जो है ना वो पाइरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड के अंदर। तो जो फर्दर जो रिएक्शन होगी ना, अब वो देख लेते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कोई भी CO2 या O2 जो है वो कंज्यूमर रिलीज नहीं होते, है ना। तो इट मीन्स अब आगे होगा, तो अब आगे क्या होगा कि आगे या तो अब जैसे ही पाइरुवेट है वो या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर सकता है या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर सकता है या एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन तो किसके एग्जाम्पल हैं, वो है एनएरोबिक रिएक्शन, एरोबिक के एग्जाम्पल, एनारोबिक रेस्पिरेशन के। या तो वो इसका फेथ क्या हो सकता है, फेथ का मीन्स भविष्य, है ना, या फिर कह सकते हैं कि इसका फेथ क्या है, तो इसका फेथ है कि या तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकता है या फिर किस में जा सकता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या है ग्लाइकोलाइसिस। हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस में किसका लाइसिस होगा, ग्लूकोज का, ठीक है। तो शुरुआत किससे होगी, ग्लूकोज से होगी। तो आप गिनते जाना, स्टेप याद करते जाना साथ में, है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आ रहा है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज से बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन कौन से नंबर की है, ये रिएक्शन है फर्स्ट नंबर की, फर्स्ट नंबर की रिएक्शन। हमने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि फर्स्ट, थर्ड और 10th नंबर की रिएक्शन जो होगी उसके अंदर काइनेज एक्टिविटी होगी, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। यानी इसके अंदर कौन सा काइनेज है, इसके अंदर हेक्सो काइनेज है। हेक्सो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल हैं, ओके, 6 मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पे हेक्सोकाइनेज है। तो हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे ग्लूकोज 6 यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है।
अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगी कि उल्टा काम हो रहा है, यानी एटीपी जो है वो एक करेंसी है, इसके अंदर बननी चाहिए थी, इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है एटीपी की। तो एटीपी एडीपी के अंदर यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्जन होगा, किसकी प्रेजेंस में, Mg+। अब एक एक जादू देखना कि फर्स्ट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन और 10th रिएक्शन, तीनों की बात की तो तीनों के अंदर काइनेज होगा, तीनों के अंदर Mg+ होगा। ठीक है, इसको आप याद रखना हमेशा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब एटीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो अब फॉस्फोराइलेशन क्या हो रहा है कि अब जैसे अब क्या हो रहा है कि फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, तो एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट होगी, यानी अब एटीपी क्या रिलीज करेगी, फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेगी, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन बोला। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, सेकंड स्टेप आता है। अब यहाँ ध्यान सुनना, आपने आइसोमर्स पढ़े होंगे केमिस्ट्री के अंदर। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसी जो मॉलिक्यूल जो सिमिलर टाइप से दिखते हैं, है ना, थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन वाइज। तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है लगभग सेम होता है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो ये क्या है, आपस में आइसोमर है। तो आइसोमर है तो क्या हो गया, आइसोमराइजेशन प्रोसेस हो गई। कौन से नंबर की प्रोसेस हो गई, रिएक्शन हो गई, सेकंड नंबर की रिएक्शन हो गई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ तक याद हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, बड़ा इजी था। अब ये जो 6 है ना, उसमें एक और मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। अब क्या एक और मॉलिक्यूल जुड़ेगा, किसका जुड़ेगा, फॉस्फेट का जुड़ेगा। फॉस्फेट कहाँ से आएगा, अगेन फॉस्फोराइलेशन से आएगा। अब फॉस्फोराइलेशन के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी एटीपी की। तो एटीपी ने अगेन एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल दिया, तो एक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल देने पर क्या होगा, एडीपी के अंदर उसका कन्वर्जन होगा। तो अब इसकी एक्टिविटी कौन सी रिएक्शन आ गई, थर्ड नंबर की। तो हमें याद करना है कि थर्ड नंबर की रिएक्शन में क्या थी, काइनेज एक्टिविटी थी, और क्या था, Mg+2 आयन भी था। तो फॉस्फो फ्रक्टो काइनेज, इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अब किसके अंदर कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट या डाई फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होगा। डाई फॉस्फेट का मीन्स 2 और बिस फॉस्फेट का मीन्स भी 2 होता है। ठीक है, बिस फॉस्फेट या डाई फॉस्फेट के अंदर ये कन्वर्ट हो गया, किस प्रोसेस के थ्रू, फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस के थ्रू। कहाँ आ गए हम, थर्ड स्टेप पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो बिस फॉस्फेट जो है ना, काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। तो अब क्या होगा, ये इसकी स्प्लिटिंग होगी 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, है ना। तो डीएचएपी और 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के अंदर ये आपस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए डीएचएपी और 3 ग्लिसरैल्डिहाइड जो है ना, तो 3 ग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, पहली बात तो। और इस प्रोसेस को क्या बोला, क्लीवेज। क्या क्लीवेज का मीन्स क्या होता है, 2 पार्ट्स के अंदर इसका डिविडेशन, इसलिए इसको क्लीवेज बोला। ठीक है, तो अब किस एंजाइम्स की हेल्प से होगा, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड आ रहा है तो इसलिए एंजाइम होगा एल्डेज, किसकी, एल्डोलेज। क्या होगा, एल्डोलेज। नेक्स्ट थिंग, फ्रक्टोज का स्प्लिटिंग डीएचएपी के अंदर। अब डीएचएपी जो है ना, वो आइसोमर होता है 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का। ठीक है, तो अब इसके अंदर तो क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता एक एक्स्ट्रा, इस वजह से डीएचएपी बोला। तो अब इस ये क्या है, आइसोमरेज एक्टिविटी से भी इंटर कन्वर्ट हो सकता है। तो यानी इस 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड अल्टीमेट बन गए यहाँ पे क्लीवेज के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक रिएक्शन आ गई, कितनी पे पहुंच गई, 4th रिएक्शन आ गया। आप गिन लो अच्छे से, 4th के बाद अब कौन सी आएगी, 5th रिएक्शन आएगी। क्या हमारा क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन गया एल्डोलेस एक्टिविटी से। अब क्या होगा, अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, यानी 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा कि 2 NAD
2 NAD जो है वो कन्वर्ट होंगे 2 NADH2 के अंदर। इस रिएक्शन को याद रखना, फिफ्थ वाली रिएक्शन, जब 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 1,3 या 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड ग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, यानी एल्डिहाइड से क्या बन रहा है यहाँ पे, एसिड, कोई एसिड बन रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक तो रिक्वायरमेंट होगी, हमें क्या बोला कि डिहाइड्रेशन, यहाँ पे 2H2O मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, साथ में क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, इसकी H3PO4 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 फॉस्फोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है। और किसकी एक्टिविटी, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो किसकी एक्टिविटी होगी, डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी से ये मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा इजी है ना, कि 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से क्या बने, वही अगेन 2 मॉलिक्यूल्स ही चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ही चलेंगे अब एंड तक, यानी एंड में जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा ना वो भी कितने मॉलिक्यूल का मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स का। फिफ्थ तक पहुंच गए हम, फिफ्थ तक रट चुका है हमें क्या, कि 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। ठीक है, अब क्या होगा, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के अंदर फॉस्फोराइलेशन अगेन, तो अब एडीपी एटीपी के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी अब देख लो, गिन लो, यहीं से गिन लो कि ऊपर तो बन रहे थे 2 NADH2, क्या बन रहे थे 2 NADH2, ये भी क्या है, एनर्जी की पैक्ड करेंसी है। फर्दर हमें पता लगेगा किस टाइप से NADH2 ATP के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ये किसकी हेल्प से होते हैं, शटल की हेल्प से, है ना, शटल सिस्टम की हेल्प से होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम शटल सिस्टम क्या होती है, तो इसकी हेल्प से कन्वर्ट होते हैं। अब बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो किसके अंदर होगा, वो बिस है, तो बिस का मींस 2 है, तो 2 किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, वो कन्वर्ट होंगे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। ठीक है, घटा दिए मॉलिक्यूल, बिस से क्या कर दिया, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कर दिया नॉर्मल। तो इसके अंदर क्या हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कहां पहुंच गए, 6th रिएक्शन पे पहुंच गए। ठीक है, 2 ATP बन गए यहाँ से, पहले सबसे पहली ATP निकले हैं 2। अब आग पहले ही काम आ चुके हैं एटीपी, 2 ATP तो ऑलरेडी यहाँ पे काम आ चुके हैं फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन के अंदर। ठीक है, बने कितने, अभी 2 बने, यानी नेट कितने, 0, अभी तक हमें हमारा कोई गेन ही नहीं हुआ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब किसके अंदर कन्वर्ट होगा, अब इसका होगा आइसोमराइजेशन। अब देखो कौन सी रिएक्शन आ गई, 7th रिएक्शन आ गई। ठीक है, 7th रिएक्शन आ गई। अब 7th रिएक्शन के अंदर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बहुत इजी रिएक्शन, उसका सिर्फ क्या होगा, म्यूटेज, यानी आइसोमर बनेगा। आइसोमर क्या होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 से 2 हो गया, तो इसको याद रखना बड़ा ही इजी है, किसकी हेल्प से, म्यूटेज की हेल्प से, किसकी हेल्प से, म्यूटेज की हेल्प से, तो इजिली इसको याद रखना है। ठीक है, तो हम अब तक क्या क्या पढ़ा कि किस टाइप से ये आइसोमराइजेशन प्रोसेस होती है, किस टाइप से ये जो प्रोसेस है उसमें 3 से 2 बन गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा कि यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। अब डिहाइड्रेशन में क्या होगा कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अगेन क्या बनाएगा, फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड, क्या बनाएगा, फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड। ये जो फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड है उसमें 2H2O बाहर निकल गए, यानी अगेन डिहाइड्रेशन प्रोसेस। एक डिहाइड्रेशन तो 5th पे हुआ था, है ना, और एक डिहाइड्रेशन कहाँ हो रहा है, इस स्टेप पे हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, कि अब दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, अभी यहाँ तक दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बना। और क्या फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, क्या क्या किया, इससे बना, क्या बना, 1,3 विस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे क्या बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उससे क्या बना, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और लास्ट में अभी के लिए क्या बना, वो बना फॉस्फोफिनॉल पाइरुविक एसिड। अब यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज और जो छोटी सी छूट गई बीच में, कि जो ये रिएक्शन थी ना, ये 4th है, तो ये 5th रिएक्शन है। ठीक है, ये याद रखना, और ये 6th रिएक्शन, ये 7th और ये 8th रिएक्शन, अभी 8th रिएक्शन तक पहुंचे हैं, यानी दोनों रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, कौन सी, एल्डोलेज वाली और आइसोमरेज वाली। ठीक है, दोनों रिएक्शन को हम कर रहे हैं कैलकुलेट।
तो इसलिए हमने बोला अब कहाँ पे पहुंच गए हम, अब पहुंचे हम 9th रिएक्शन पर, ठीक है, ये 9th रिएक्शन हो गई। कौन सी, 6 हमारे क्या किस में कन्वर्जन हुआ कि हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ किसकी हेल्प से, एनोलेज की हेल्प से, एनोलेज की हेल्प से डिहाइड्रेशन प्रोसेस में, किसके अंदर, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड के अंदर, किसके अंदर, 9th स्टेप के अंदर, और 10th स्टेप के अंदर जो अल्टीमेट जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। कैसे, हमने अब याद कर लो, 10th आ गया, 1st 3rd और 10th, इसके अंदर कितने एटीपी, इसमें क्या हो रहा था कि काइनेज की एक्टिविटी हो रही थी, तो यहाँ पे पायरुविक एसिड बन रहा है, तो क्या हो गया, पायरुविक एसिड काइनेज, और मैग्नीशियम आयन, और साथ में K+ भी होता है यहाँ पे, ठीक है, K+, और बना क्या, पायरुविक एसिड का, जो कि एंड प्रोडक्ट है इसका, और यहाँ पे एटीपी बनी, यानी अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत पड़ी, फिर से क्या हुआ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, SLP से तो शोकेस कर दिया, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से एंड प्रोडक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बने। कैसे, दोबारा देख लो, ग्लूकोज में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फिर दो दो के अंदर स्प्लिट अप हुआ, कितने, क्यों, कौन कौन से, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और एक DHAP, DHAP किसके अंदर, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अंदर ही कन्वर्ट हो गया, फिर 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो हो गया बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर, कौन सा, 1,2 बिस है ना, और 1,3 बिस, और फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वो हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, 3 से क्या बनेगा, 2 बनेगा, यानी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड बना, और फिर लास्ट में पायरुविक एसिड बन गया। तो इस टाइप से अब यहाँ पे एटीपी कितनी आई, कितने नेट मॉलिक्यूल आए, नेट मॉलिक्यूल 2 आए, और ग्रॉस मॉलिक्यूल कितने आए, ग्रॉस मॉलिक्यूल कितने आए, वो आए हमारे टोटल 4 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितनी एटीपी बनती हैं पूछा जाए तो बोलेंगे 4 एटीपी, और अगर पूछा जाए नेट कितनी बनती है तो बोलेंगे हम 2 एटीपी। ओके, ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल एक बार होगी, एक बार होने पर ये कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल बनेंगे। तीसरी चीज, यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स हमें मिलने है ना, कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिले, हमें मिले 2 एटीपी मिले नेट, और क्या मिले, 2 NADH2, कितने, 2 एटीपी और 2 NADH2। इसको हमें याद रखना है, क्यों, अब आप समझ लो इसको क्यों याद रखना है। तो उसका एक रीजन है, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा रीजन है, क्या, कि देखो एक एटीपी मॉलिक्यूल तो एक एटीपी बनाएगा, तो 2 एटीपी से कितने मॉलिक्यूल बने, 2 एटीपी बनी, ठीक है। अगर हमसे कोई नेट एटीपी की कैलकुलेशन करवाए ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल है, 2 NADH2 मॉलिक्यूल है। अगर 2 केस आते हैं शटल सिस्टम में, एक के अंदर तो क्या होगा, एक के अंदर 2 इंटू 2 होगा, यानी 4 एटीपी बनेंगे, और एक के अंदर क्या होगा, 3 इंटू 2, यानी कितने एटीपी बनेंगे, 6 एटीपी बनेंगे। 6 एटीपी किस में, अब सोचो कैसी, किस सेल के अंदर बन सकते हैं इतनी अमाउंट में, तो हार्ट, लीवर और किडनी, इनके अंदर 6 एटीपी बनते हैं। कैसे, कि NADH2 की वैल्यू 3 से कैलकुलेट करेंगे, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, कितने बने, 6 एटीपी बने, ठीक है। टोटल कितने हो गए, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे टोटल आएंगे कि हमारे 6 और या फिर 8 एटीपी मॉलिक्यूल बने। समझ में आ गया, बहुत ही इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल, ठीक है। तो ये सब क्या था कि ये सारे प्रोडक्ट्स किसके अंदर थे, ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल के अंदर। अब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बना एंड प्रोडक्ट, पायरुविक एसिड बना, ठीक है। अब पायरुविक एसिड जो है वो क्या करेगा, पायरुविक एसिड को कहाँ पार्टिसिपेट करना है। पहली बात तो अभी तक प्रोसेस कहाँ हो रही थी, सेल के अंदर, ये देख लो पहली प्रोसेस जो सेल के अंदर ये प्रोसेस जो देखने को मिल रही है, वो देखने को मिल रही है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर। क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस हुआ,
ठीक है, अब ये एंटर करेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ध्यान रखना, किसके अंदर एंटर करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर एंटर करिए रिएक्शन। अब मैट्रिक्स के अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? यहाँ पे होती है लिंक रिएक्शन, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या था ग्लाइकोलिसिस का? पायरुविक एसिड। क्या था? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करना पड़ता है हमें कोएंजाइम ए से। अब कोएंजाइम ए से जैसे ही कन्वर्ट होगा ना, तभी जाके जो नेक्स्ट साइकिल है, कौन सी साइकिल होती है? विच इज कॉल्ड दी क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के अंदर ये कन्वर्ट हो गए। अब फिर क्रैब साइकिल के बाद एक साइकिल होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एक रिएक्शन होती है। इसको आगे देखेंगे हम क्रैब साइकिल और ईटीसी को, पर अभी तक के लिए हम देखते हैं कि पायरुविक एसिड से कोएंजाइम ए का की रिएक्शन कैसे होती है। देखो, लिंक रिएक्शन बोलते हैं इसको। लिंक रिएक्शन यानी ऐसी रिएक्शन जो कि दो रिएक्शन को लिंक करती हैं, या फिर ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल के अंदर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में एटीपी बनेगी, ठीक है। एक्चुअल में डायरेक्टली जो एटीपी का जो प्रोडक्शन है वो क्रैब साइकिल के अंदर तो देखने को नहीं मिलेगा, नहीं सॉरी, क्रैब साइकिल के अंदर तो देखने को मिलेगा, बट लिंक रिएक्शन के अंदर एटीपी का सिंथेसिस डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता है। तब कैसे एटीपी का सिंथेसिस होगा, क्या होगा, वो हम देख लेते हैं। तो देखो, पायरुविक एसिड जो है वो कोएंजाइम ए से कोलाइड करेगा, साथ में एनएडी मॉलिक्यूल होगा, किसकी प्रेजेंस में? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज डिहाइड्रेशन करेगा, वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो क्रैब साइकिल में काम आता है, याद रखना, ठीक है, एक सबस्ट्रेट है। ओके, CO2 मॉलिक्यूल प्लस साथ में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है और साथ में CO2 और बनेंगे, क्या बना? NADH2। क्या बना? NADH2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब NADH2 अगेन मैंने बात की, अगर आपसे फेट पूछा जाए NADH2 मॉलिक्यूल का तो क्या होगा NADH2 का फेट? इट्स वेरी सिंपल। NADH2 मॉलिक्यूल का फेट होगा क्या? NADH2 मॉलिक्यूल कन्वर्ट किसके अंदर हो सकता है? तो NADH2 अभी थोड़ी देर पहले देखा था, पर उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। हम ग्लाइकोलिसिस के अंदर तो हार्ट, लिवर और किडनी सेल के बिहाफ पे डिफरेंस कर देते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंस नहीं करते हैं। यहाँ पे एक NADH2 मॉलिक्यूल 3 के अंदर ही कन्वर्ट होगा। एक है तो कितने बनेंगे, कितनी एटीपी बनेंगी? 3 एटीपी बनेगी, और 3 एटीपी बनेगी। अब याद रखना कि 3 एटीपी तो बन गई, बट ये जो लिंक रिएक्शन है, पूरी की पूरी लिंक रिएक्शन, वो सिर्फ अभी हमने किसके लिए कैलकुलेट करी है? 1 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के लिए करी है। देखा? तो अब क्या हो गया? अब क्या हो गया यहाँ पे? अब हो गया यहाँ पे 2। NAD के मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2 हो गए। तो 2 के लिए कितनी हो जाएगी? इंटू 3 करेंगे तो 6 ATP। यानी अब इसके जो एंड में ATP कितनी बनी? नेट जो ATP बनी वो 6 ATP। तो 6 और ऊपर वाले में कितनी बनी? 6 या 8। तो दोनों अलग अलग लेके चलेंगे, तो यानी 12 भी हो सकती हैं, और इट कैन बी एडिटिव ऑफ 8 का एडिटिव भी हो सकती हैं, है ना। तो इस टाइप से हम लिंक रिएक्शन को देखते हैं कि एक लिंक प्रोवाइड करती है बिटवीन दी क्रैब साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस। अब अब तक हम कहाँ पहुंचे? अब तक हम पहुंचे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। हम जो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसकी मैट्रिक्स के अंदर तक पहुंच गए हैं, है ना। तो यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है यहाँ पे। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर। अभी इजिली याद हो जाएगा, ऐसे याद नहीं होता। तो हमने पूरी रिएक्शन पढ़ ली सेलुलर वाली, तो अभी याद हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन देखने को मिलता है। और ग्लाइकोलाइसिस कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूको जो कार्बोहाइड्रेट है साइटोसोल के अंदर देखने को मिलता है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल के अंदर हो गई, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। यानी वो लिंक रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स तक पहुंच गई। अब
क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक पहुंच गई है, अब ये रिएक्शन कहाँ पहुंचेगी, इनर मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी। कैसे पहुंचेगी वो हम क्रेब्स साइकिल के अंदर पढ़ेंगे, है ना। इजीली, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रिएक्शंस हैं सारी की सारी, बस थोड़ा सा याद रखना है आपको एटीपी किस टाइप से बनती है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलिसिस के अंदर और लिंक रिएक्शन के अंदर, है ना। तो लिंक रिएक्शन को गेटवे भी बोलते हैं और ट्रांजिशन स्टेप भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल और ईटीएस को अच्छे से डिटेल में, ताकि आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको अपने जितने भी डाउट है वो सब डाल सकते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।